नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ 26 फरवरी को आएंगे हनुमानगढ़। सर्व सिख समाज समिति ने जमीन आवंटन को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रिश्तेदार ने नाबालिग से किया दुष्कर्म तो पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। विद्या संबल योजना में भी हुई सरकार फेल, विद्यार्थियों में गुस्सा। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने सहित विभिन्न मांगों एसएफआई ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। पत्रकारिता, भारतीय शास्त्र और इतिहास के जानकार और राष्ट्रवाद के प्रहरी के रूप में पहचान बना चुके पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ 26 फरवरी को हनुमानगढ़ टाउन के एनएम लॉ कॉलेज परिसर में 3 बजे आयोजित कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। मरुधरा विचार मंच के तत्वावधान में यह आयोजन करवाया जा रहा है। मरुधरा विचार मंच का गठन सांस्कृतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है और इस मंच के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम भविष्य में जिससे सांस्कृतिक विचारधारा मजबूत हो उसके लिए काम करने का प्रण लिया गया है। इसी कड़ी में सबसे पहला कार्यक्रम 26 फरवरी 2023 को पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ जो राष्ट्रवादी वक्ता के तौर पे आज पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, उनका कार्यक्रम का आयोजन है 26 फरवरी को एनएम लॉ कॉलेज परिसर में दोपहर 3 बजे से राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ के कार्यक्रम का आयोजन होगा। रविवार का दिन है और इस कड़ी में आगे भी भविष्य में विचारों की क्रांति का कार्यक्रम चलता रहेगा। अलग अलग विचारों के अलग अलग कार्यक्रम होते रहेंगे। पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ हिंदुस्तान के जाने माने वक्ता हैं, पूर्व पत्रकार रहे हैं और उसके साथ साथ जो राष्ट्रवादी विचारों के एक बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो हमें उम्मीद है उसमें 4 से 5 हज़ार लोग श्रोता के तौर पे उनका कार्यक्रम जो कि ऐतिहासिक होने वाला है उसको सुनने के लिए पहुंचेंगे। पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ देश के जाने माने पत्रकार हैं। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी अच्छा बोलते हैं। देश में विचारों की प्रबलता को धार देने के लिए वो अलग अलग जगह अपना पूरा समय लगाते हैं। इसी क्रम में हमारे बड़े निवेदन के बाद और अपने समय को मैनेज करते हुए वो 26 फरवरी 2023 को हनुमानगढ़ के एनएम लॉ कॉलेज में आ रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे ज़िले के और आसपास के सभी क्षेत्रों के लोग उनको सुने, अपने विचारों की धार है उसको और ज़्यादा मजबूत करें। हम सीमांत क्षेत्रों में हैं और इस नाते हमारे विचार बड़े प्रबल होने चाहिए और हम अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को ज़्यादा मजबूत कर सकें, इसके नाते ये कार्यक्रम करने वाले हैं। सब प्रकार के समाजों को मिलकर हम लेंगे, सभी प्रकार के वर्गों का हम आमंत्रण देंगे और इसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। आगे भी हम इस मंच के माध्यम से और समाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहेंगे। ये पहला कार्यक्रम है मरुधरा विचार मंच का ये पहला कार्यक्रम है और पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ का सहयोग भी पहली बार ही इस क्षेत्र में आने का बना है। हम लोग चाहेंगे कि आगे जैसी आवश्यकता होगी अन्य लोगों को बुला करके डायलॉग्स, मीटिंग्स और वैचारिक प्रोग्राम हम करते रहेंगे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी, देश भर में एक ही प्रकार के लोगों का एक ही प्रकार के विमर्श जिसको नैरेटिव बोलते हैं वो चलते हैं। हम उसके दाएं बाएं नहीं जाते। हमारी सोच को बड़ा होना चाहिए। हम 5वीं अर्थव्यवस्था तो बन गए, लेकिन वैचारिक दृष्टि से विश्व में भारत को सबसे ऊंचा स्थान लाने के लिए यहाँ के नागरिकों की सोच बड़ी ऊंची चाहिए। इस दृष्टि से हम लोग पढ़ें, नॉलेज ग्रहण करें। इसी कड़ी में हम उनको सुने, उन्होंने जो रिसर्च किया उनका जो अनुभव वो हमें मिलेगा। इसी नाते हमारे विचार और मजबूत होंगे और विचार मजबूत होने से हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति अपनी धारणा जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी।
सर्व सिख समाज समिति हनुमानगढ़ द्वारा सर्व सिख समाज समिति हनुमानगढ़ को धर्मशाला सामुदायिक भवन हेतु आवंटित भूमि के संबंध में व सरकारी विद्यालयों में पंजाबी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति बाबत मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सर्व सिख समाज समिति ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जिले के सरकारी विद्यालयों में पंजाबी के अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र करवाने व स्वायत्त शासन विभाग से सर्व सिख समाज समिति हनुमानगढ़ को भूमि आवंटन की स्वीकृति जारी करवाने की मांग की। सिख समाज की धर्मशाला के लिए हमने 5 साल से पैसा जमा करा है नगर परिषद में 43 लाख रुपए अपनी नगर परिषद हनुमानगढ़, और हमें सिख बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारे पास कोई धर्मशाला नहीं है। गुरु का तो सबका ही होता है और पैसा हमारा जमा है, कभी हमें फुटबॉल बनाया, कभी इधर भेज देते हैं, कभी इधर भेज देते हैं। वो गौशाला वालों ने विरोध कर दिया, वहां हमारे को जमीन मिली नहीं। फिर एक जमीन और देखी सिविल लाइन के अंदर, तो उसकी डीएलबी के अंदर फाइल पड़ी है, ओके बिल्कुल सारा। तो अभी रंधावा जी प्रभारी साहब आए थे सीएम हाउस में, बड़े भाषण दिए है, तो उन्होंने कहा था आप मैडम से मिलिएगा। एक तो हमारी ये डिमांड है, एक यहाँ पे पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र, पंजाबी टीचरों की बहुत कमी है। की तरफ से गुरुद्वारा सिंह समाज कमेटी की तरफ से सभी मेंबर साहिबान और कार्यकारिणी आके कलेक्टर साहब से मिले, और मिलने का हमारा मकसद जो मेन काम थे, एक तो हमें भूमि आवंटन का जो कम से कम 20-23 साल से पेंडिंग में पड़ा है। पहले हमें गोली दी हाउसिंग बोर्ड वालों ने, वहाँ जगह मिलेगी। फिर उसके बाद में गौशाला के पास में डॉक्टर साहब के टाइम वो जगह अलॉटमेंट हुई, वो भी हमारी कैंसिल करवा दी गई, उस पर स्टे ले गया। अभी ये तो गौशाला की जगह। तीसरे पे अभी हमें कलेक्ट्रेट के पास कहीं इधर सिविल लाइन में कुछ जगह मिल रही है, उसके भी अभी इनके हिसाब किताब से अभी डॉक्यूमेंट वगैरह सारे पूरे हो गए, पर उस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं हो रही। और तीसरा हमारा मुद्दा था मिलने का मैडम से भी, जो हमारी पंजाबी सभा है ना, पंजाबी भाषा का जो पंजाबी भाषा लागू करवाने का, अभी टीचर नहीं है। हर बंदा, हर समाज का, धर्म का लोग पंजाबी सीखने को राजी है, क्योंकि पंजाबी सीखने में इजी है। संस्कृत हमारे टाइम में संस्कृत थी, पर हमने उस टाइम ना तो पंजाबी सीख पाए ना संस्कृत सीख पाए। संस्कृत वही सीख सकता है जहाँ पे संस्कृत विद्यालय हैं, वहाँ पे। और स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने वाले ना टीचर है, ना लेना ना वो एक खाना पूर्ति करे। अब पंजाबी टीचर लगाए जाएँ, पंजाबी पढ़ाई जाए, पंजाबी हर कौम, हर जाति वर्ग का लोग वो पंजाबी पढ़ना सीखना चाहता है। हमारी कलेक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी तरीके से बात सुनी, बड़ी ध्यान से अफसरों से बात की, और हमें पूरा आश्वासन दिलाया आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। आज सिख समाज का डेलीगेशन कलेक्टर साहब को मिला है, और हमारे क्या है कि 3 इशू थे। एक तो धर्मशाला हमारे को 2018 के अंदर 43 लाख रुपए जमा है नगर परिषद की तरफ से, विधिवत हमने सब काम कर रखा है, परंतु अभी तक हमारे को कभी धर्मशाला, कभी गौशाला की तरफ दे देते हैं, कभी हाउसिंग बोर्ड की तरफ देते हैं, मिली कहीं है नहीं, और डीएलबी के अंदर फाइल पड़ी है। दूसरा हमारा जो मांग थी, पंजाबी टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे बच्चे हमारे पंजाबी छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हमने मांग रखी है कि पंजाबी टीचरों की भर्ती हो यहाँ पे। तीसरा इशू हमारा ये था कि टिब्बी के अंदर तहसीलदार, रिटायर्ड तहसीलदार थे, उन्होंने 13 बीघा दान दी थी ज़मीन, 2 बीघा गौशाला को, बाकी 5 बीघा मलड़खेड़ा और 3-3 बीघा जंक्शन टाउन गुरुद्वारा को दी थी। उसकी अभी तक खातेदारी नहीं हुई, तो इसलिए मैडम ने बहुत पॉजिटिवली बात करी। उन्होंने कहा प्रायोरिटी के अंदर आपके काम जरूर जल्दी करवाएंगे। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने करीबी रिश्तेदार द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। आज सरकार बनाम जगदीश में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है
दिनांक 2/7/20 को परिवादिया माता पीड़िता ने पीलीबंगा थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि 29/6/20 को वह श्री गंगानगर रिश्तेदारी में गई हुई थी। जब अगले दिन वह वापस आई तो अपनी बेटी को बेसुध व गुमशुम देखा तो उसने उससे पूछा तो उसकी बेटी ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ रात भर गलत काम किया, मुंह पर कपड़ा बांधकर। और पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि वो काफ़ी समय से उसके साथ गलत काम बलात्कार करता आ रहा था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जब उसकी पीड़िता की माता ने उसको ओळमा दिया तो उसने उसको भी धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। उसमें पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने 12 गवाह और 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा जो सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 376(2)(f), धारा 376(2)(n), धारा 376(3) IPC, 5L/6 और 5N/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास, सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा महाविद्यालय में व्याख्याताओं के पड़े रिक्त पदों को भरने सहित छात्र संघ की विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में प्रदर्शन कर प्राचार्य का घेराव किया। विद्यार्थी की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, विद्यार्थी की बात सुननी पड़ेगी। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी पढ़ाई शुरू करो, हमारी पढ़ाई शुरू करो। गलत प्रशासन होश में आओ, सफाई जिंदाबाद, सफाई जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। खाली पड़े वक्तों के पदों को भरा जाए, खाली पड़े वक्तों के पदों को भरा जाए। एक मास्टर पर केमिस्ट्री में एक मास्टर है, बॉटनी में एक मास्टर है, विद्या संबल योजना के भी मास्टर नहीं है। पढ़ाई सब पर है, प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं तो भी मास्टर नहीं है। विद्या संबल योजना में भी सरकार है उसकी, पता नहीं विद्या संबल में आता एक आदमी हाथ लगाता वो किधर चला जाता है। नंबर 2 बात, कॉलेज में अभी तक आई कार्ड जारी नहीं हुए, बहुत सारे लोगों की परेशानियां हो रही है। स्कॉलरशिप आगे आई कार्ड जारी करेंगे 2-3 दिन में जारी, ये कह रहे हैं कि एग्जाम का काम होगा। अरे बाहर लोगों का आशा ना करो, वो जारी हो जाएगा 2-3 दिन में, आ चुके हैं। हमारी साहब निवेदन है कि 9 तारीख पर सत्संगालय का उद्घाटन, 9 तारीख तक समय है आपने मास्टर दिया है। 10 तारीख ने सर जोर को प्रदर्शन शुरू करता है धरना कॉलेज में ही शुरू करा। मैं बात हमें लिख ली थी, ठीक है। हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे करते हुए मैं वहाँ सब पढ़ेंगे ये सारा साइंस का स्टूडेंट है, बड़ा जोर का परेशान। विद्यालय में मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें महाविद्यालय में पढ़े खाली व्याख्याताओं के पदों पर व्याख्याता देने की मांग की गई है और जल्द ही जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और विद्यार्थियों की मांग को जल्द ही जल्द सरकार सुने। संगठन SFI ने आज प्राचार्य के मार्फत मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भेजी है। जिस तरह से राजस्थान की सरकार बजट में विद्यार्थियों को काम करने को लेकर गुमराह कर रही है, लेकिन जिले का सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय जो 12 साल हो गए लेकिन अभी भी यहाँ लेक्चरार नहीं है, कर्मचारी के पद रिक्त पड़े हैं। जो एक लेक्चरार है उसके लिए भी जो उनको अतिरिक्त भार दे रखा है ताकि वो पढ़ा ना सके। इसलिए विद्यार्थी यहाँ दर दर की ठोकरें खाकर 4500 विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खाकर वापस इस कैंपस से अपने घर की और मजबूर होकर उसको जाना पड़ता है क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए इस महाविद्यालय में लेक्चरार नहीं है। इसके लिए छात्र संगठन SFI लगातार संघर्षरत है। पहले मांग भी की, विषय स्वीकृत करवाई, पद स्वीकृत कराई, लेकिन आज भी सरकार के पास व्याख्याता नहीं है कि वो यहाँ पर आकर पढ़ा सके। इसलिए आज जोरदार प्रदर्शन किया गया है। अगर मांग नहीं मानी तो 10 फरवरी की चेतावनी है, उस दिन धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति हनुमानगढ़ एवं जन संगठनों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को आम जनता पर बढ़ते बिजली बिलों के भार और बिजली बिलों और प्रक्रिया संबंधित जायज मांगों के बाबत ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। बिजली बिलों में मनमानी लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बिलों में मनमानी ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाई स्कूल के नाम पे लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फूल चार्ज के नाम पे ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बिजली विभाग का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अडानी अंबानी की दलाल सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ जी, आज हम जिला कलेक्टर के यहाँ हनुमानगढ़ आए हैं। मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिए जो 4 सालों से लगातार बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति हनुमानगढ़ बैनर के नीचे लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। और राजस्थान की सरकार जो सबसे ज़्यादा लाइट का उत्पादन हो रहा है और जनता को सबसे महंगी बिजली देने लग रही है, तो ये खातर लगातार में आंदोलन लग रहा। हमने भादरा से हनुमानगढ़ तक ऊँट गाड़ा यात्रा निकाली और फिर 1 साल बाद में नौर से लेके हम 5 जिले लेकर जयपुर में मिले और मंत्रियों से मिले और कुछ भी राहत नहीं दी है जनता को। एक तरफ गहलोत सरकार कह रही है कि हमने जनता को लाइट फ्री दे दी है, वो दे दी है, लेकिन स्थायी शुल्क के नाम पे जनता को लूटना का काम करने लग रही है। फ्यूल सर्ज लगाने लग रही है, अन्य चार्ज लगाने लग रही है। एक अन्य 10,000 करोड़ रुपया अडानी ने दिए है, जो 5 साल तक जो हर जो बिजली उपभोक्ता है वह 5,000 लेके 10,000 रुपये तक हर आदमी ने देना पड़ेगा। तो मैं लगातार मांग करने लग रहे हैं कि प्रत्येक परिवार ने 300 यूनिट लाइट फ्री देनी चाहिए। जिन दिल्ली की सरकार देने लग रही है, पंजाब की देने लग रही है, मध्य प्रदेश में देने लग रही है, तो आ एक नाम मात्र की जियाँ 50 यूनिट में जियाँ आंदोलन करो तो ये 50 यूनिट जनता ने बढ़ाना हो एक काम करने लग रही है। 50 यूनिट कोई नॉर्मल जमे जो को घरे कौन रहे वे कुछ फायदो हो सके और आम पब्लिक ना एक मीठी गोली है। कम से कम महीने 300 यूनिट लाइट दे जब कुछ 50% लोगों का फायदा हुआ। तो मैं मांग करने लग रहा कहीं बजट के में जो 300 यूनिट लाइट फ्री करे और जो लगभग 1 लाख कनेक्शन इसे है हनुमानगढ़ जिला के अंदर जो आज बिना लाइट रहने लग रहे वहाँ कनेक्शन कट गया। बकाया जका बिल है वह माफ़ करना चाहिए आने। तो मैं उम्मीद करा मुख्यमंत्री में बजट के में क्या घोषणा करे कभी बकाया जका है वह माफ़ करे और कनेक्शन जोड़े जाए तो आम बच्चा पढ़ने खातर है और है तो यह सुविधा ले सके। आज हमने जिला बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की तरफ से ज्ञापन दिया है और हमारी ये मांग है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, क्योंकि आगे 10 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट पेश करेंगे और जहाँ तक अंडानी को 10,000 करोड़ राजस्थान सरकार ने दिए हैं। 2 रुपये वाला कोयला राजस्थान सरकार ने 17 रुपये में अंडानी से खरीदा और 10,000 करोड़ रुपए का सरचार्ज दिया है। और इसका मतलब अभी आप सोच लो कि एक उपभोक्ता को 1 साल में पूरे राजस्थान के हर उपभोक्ता को 5,000 रुपये अदा करने होंगे। ये सरकारों ने लूट मचा रखी है। हमारी यही मांग है कि बिजली राजस्थान में सोलर भी है, पानी से भी बिजली उत्पन्न हो रही है, बहुत सारे संसाधन हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और एक मुख्यमंत्री ने ये बात की है कि भाखड़ा से 9 पैसे यूनिट बिजली मिलती है और उपभोक्ताओं को 10 रुपये यूनिट, तो कुछ ना कुछ तो ये हालात हैं। तो ये हमारी यही मांग है कि सबसे पहले कि बिजली एक आधारभूत सुविधा है, उसके लिए 300 यूनिट माफ़ की जाए और बिजली के संबंध में सुधार किए जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। इस बजट पर पूरे देश भर के लोगों की नजर थी। वहीं हनुमानगढ़ के लोगों का इस बजट पर क्या रुख रहा, स्काई न्यूज ने जानी उनकी प्रतिक्रियाएं। आइए आप भी देखिए क्या कहना है हनुमानगढ़ की जनता का इस आम बजट के बारे में। आज केंद्रीय सरकार में श्रीमती सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो देश के विकास को आगे बढ़ाने वाला है। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि टैक्स स्लैब में जो छूट दी है उससे मध्यम वर्ग को जीवन यापन में सुविधा मिलेगी, बाजार को गति मिलेगी, क्योंकि जो बजट में टैक्स में पैसा जाना था वो बाजार में आएगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो 10 लाख करोड़ का जो प्रावधान रखा है ये देश को एकदम गतिशील बना देगा
और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा खर्च जो है ये वाकई ही, क्योंकि ना केवल इससे रोजगार मिलेंगे बल्कि देश का आधारभूत ढांचा मजबूत होने से गति मिलेगी। फिर मैं कहना चाहूँगा, विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आदिवासियों के लिए जो एकलव्य स्कूल का प्रावधान किया है उसका मैं प्रशंसक हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को बढ़िया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहुत ज़रूरत है ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके और वो देश के ढांचे में मजबूती से योगदान दे सके। केंद्र सरकार के द्वारा आज जो बजट प्रस्तुत किया गया, मैं उस बजट के बारे में कहना चाहूँगा कि वो एक औसत बजट है, ना उसको हम ज़्यादा बुरा कह सकते हैं ना ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि 7 लाख रुपए तक सैलरी क्लास के लिए इनकम टैक्स में छूट ये एक अच्छा निर्णय रहेगा। और सरकार ने जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत भी जो सुविधाएं जो बढ़ाई है और रेलवे की जो विशेषकर जो रेलवे को सुविधा बढ़ाई है, उसके लिए सरकार का इस बजट का हम लोग स्वागत करते हैं। और लेकिन हम सरकार और आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो बजट का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उत्तम तरीके से होना चाहिए। रेलवे के अंदर व्यवस्थाएं सुविधाएं नागरिकों के लिए बढ़नी चाहिए और चिकित्सा विभाग में भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। हमारे देश में प्रति वर्ष बजट आता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भारी खामियां रहती है, जिस वजह से आम नागरिक को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। तो इम्प्लीमेंटेशन पे सरकार को गौर करना चाहिए। बहुत सारी उम्मीदें थी केंद्र सरकार पर, आज हर विद्यार्थी युवा इस बजट की ओर आंक रहा था, परंतु आज हमें फिर निराशा हाथ लगी। सिर्फ एक इनकम टैक्स 7 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के इनकम टैक्स से फ्री किए, परंतु हम सरकार से ये सवाल करते हैं कि आपने आमदनी कैसे बढ़ेगी हर घर की, उस पर आपने कहीं जिक्र नहीं किया। शिक्षा के मामले में जिस तरीके से निजीकरण की ओर इशारा, तोड़ मरोड़ करके जो बजट पारित किया गया है, रोजगार के नाम पर फेल हुए, सरकारी तौर पर कोई रोजगार का जिक्र नहीं। कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सब रोजगार आपको देंगे कंपनियों से, मतलब सरकार फिर फेल हुई है सरकारी तंत्र में रोजगार देने के लिए। राष्ट्र में कोई रोजगार के साधन बचे नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। फिर कह रही है सरकार, एक तरफा तो कह रही है हम डिजिटल जमाना लेके आएंगे, परंतु इधर कह रहे हैं कि मोबाइल सस्ता कर करके ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, मोबाइल सस्ता कर करके केंद्र सरकार के भाई कह रही है कि हम मोबाइल सस्ता कर करके, परंतु मोदी जी आपके दोस्तों ने डाटा महंगा कर दिया। मोबाइल सस्ता कर करके डाटा तेज कर करके आप लूटना चाहते हो। हम इस बजट के अंदर इस बात का युवा रोष में, ना किसान की आमदनी दुगनी कैसी होगी। 2022 में आप कह रहे थे एमएसपी पर कहीं जिक्र नहीं किया गया कि एमएसपी में कैसे फायदा होगा। तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से बजट को रखा गया है, हम संतुष्ट नहीं है, युवा संतुष्ट नहीं है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।